नमस्कार, वक्त है नॉन स्टॉप एट 9 का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत उस तस्वीर के साथ जो दहशतगर्दों में खौफ पैदा करती है। जाबाजी की तस्वीरें भारतीय सेना के सामने आई हैं। दरअसल जवानों की जाबाजी को ये तस्वीरें दिखाती हैं और पहली बार कल 3 लश्कर के आतंकियों को ढेर करने के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। कल हुए इस एनकाउंटर का लाइव वीडियो आज सामने आया है और इसमें सुरक्षा बल एक घर में लगातार फायरिंग करते आपको नजर आते हैं, जो कि आग की लपटों से घिरा हुआ है। दरअसल इसी घर के भीतर आतंकी छिप कर बैठे हुए थे और यहीं से सुरक्षा बलों पर गोलियां दाग रहे थे। लेकिन देखिए सेना ने फिर कैसे जवाब दिया, अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया, पूरा घर नेस्तनाबूद हो गया। और उसके बाद जो नजर आया मंजर वो और हैरान करने वाला है। देखिए कैसे अपनी जान बचाते ये दहशतगर्द नजर आए। कोशिश अपनी जान बचाने की कर रहे थे। जब इनको लगा कि अब घर में रहना किसी भी कीमत पर खतरे से खाली नहीं, अब नहीं बचेंगे, तुरंत वहां से देखिए ये जो रेड बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको नजर आएगा एक शख्स बाहर निकलता है। यह आतंकी जो कि घर में छिपा बैठा था और फिर पीछे की ओर भागने की कोशिश करता है ताकि झाड़ियों से होता हुआ वादियों में कहीं जाकर छिप जाए। इन सुरक्षा बलों के सामने होने की वजह से वो पीछे का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा बल यहां भी नहीं छोड़ते। इन आतंकियों को ढेर कर दिया हमारे सुरक्षा बलों ने। कुल मिलाकर के 3 आतंकी जो यहां छिपे बैठे थे, हम आपको सुनवाते हैं इन गोलियों की तड़तड़ाहट। दरअसल इन गोलियों की तड़तड़ाहट में एक संदेश भी छिपा है। जब आज ये वीडियो जारी किया गया, संदेश ये जन्नत को जहन्नुम बनाने का सपना देखने वालों के मंसूबे इसी तरीके से सुरक्षा बल लगातार नाकाम करते रहेंगे। ये तस्वीरें खौफ पैदा करने के लिए काफी हैं और जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है। आपको बता दें एक रिहायशी इलाके में ये घर, जहां पर ये 3 दहशतगर्द छिपे हुए थे, सेना को सूचना मिली, जवान यहां पर पहुंचे। कोशिश हालांकि पहले ये की गई कि इनको समझा बुझाकर सरेंडर करवाया जाए। लगातार लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जाता रहा सुरक्षित रहेंगे, सरेंडर कर दीजिए, लेकिन नहीं माने। और फिर खात्मे का ये मंजर सामने आया जब पूरे घर को नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय सेना के वीर सपूत। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे बात कोरोना की। और कोरोना के कहर के बीच वैक्सीन की किल्लत इस वक्त देश में सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इस बीच इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप है केंद्र सरकार ने वैक्सीन देने से इनकार किया है और इसके कारण 100 से ज्यादा सेंटर्स हमारे बंद करने पड़े हैं, जबकि बीजेपी केजरीवाल सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। कोई बेड के लिए भटक रहा है तो कोई ऑक्सीजन की कमी से परेशान है। श्मशान घाटों पर शवों की कतार है, नदियों में भी लाशों का अंबार है। जिम्मेदार महामारी की रफ्तार घटने की मुनादी कर रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। चारों तरफ खौफनाक मंजर है, हर कोई दहशत में है। हालांकि इस मुश्किल का हल सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है, लेकिन वो भी हर किसी को नसीब नहीं, क्योंकि जितनी जरूरत है सप्लाई उसकी आधी भी नहीं है। देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी भी वैक्सीन की भारी किल्लत से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश के कुल 18 जिलों में 18 पार उम्र वालों के टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है, लेकिन टीकाकरण की क्या हकीकत है, लोगों को किस तरीके की परेशानी आ रही है, ये जानने के लिए हम लखनऊ के नाका स्थित एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आया है, जहां पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। और यहां पर आप देखेंगे कि बहुत लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। ये देखिए आप इस सेंटर पर, इस वैक्सीनेशन सेंटर पर
लोग सुबह से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो भीड़ है वो बहुत लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कड़ी धूप है, बहुत बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आए हैं टीका लगवाने के लिए। करीब 2-9 ऐसे 9:15 9:30 ऐसे ही हो गए। तो उनको हमने अपना कार्ड दिखाया तो बोले आप 12 ही को आइएगा क्योंकि 6 तारीख का आपका माना नहीं जाएगा, जबकि ऑनलाइन मुझे डेट और टाइम सब मिल गया था। कोरोना के कहर से कराह रहे मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन की भारी कमी है। भोपाल में लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। हर किसी की चिंता यही है कि कहीं उनकी बारी आने के पहले वैक्सीन खत्म न हो जाए। लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। व्यवस्था की पोल भी खुल रही है। ऐसे तमाम लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आए, यानी ये कोरोना को लेकर जागरूक लोग हैं। लेकिन आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग है उसका यहाँ पर तरीके से पालन होता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए हैं, लेकिन आप ये अंदर हम देखें जहाँ पर कि वैक्सीनेशन के लिए एंटर होना है, वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए हुए हैं। और व्यवस्था इनकी देखिए बिल्कुल ख़राब है। ना आदमी काउंटर पे ठीक से बैठता, ना ही किसी को जानकारी दी गई है कि किसको इंजेक्शन लग रहा है। 18 साल वाले भी यहीं खड़े जबकि उनको दूसरे सेंटर में लगाना है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। यहाँ पर इतनी अव्यवस्था है, ना कोई सिचुएशन कंट्रोल में है, पता नहीं चल रहा। बीच रास्ते से लाइन वहाँ लगवा दी, यहाँ 1.5 घंटे से लोग खड़े हुए एक कॉर्नर पे। देखो आप, जैसे जैसे महामारी से मौतें बढ़ रही हैं, कोरोना कवच हासिल करने के लिए लोगों की बेसब्री भी बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर टैगोर हॉल पर वैक्सीन का दूसरा डोज लेने आए लोगों को जैसे ही ये पता चला कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगी, उनके सब्र का बांध टूट गया। मैं इस समय अहमदाबाद के टैगोर हॉल में मौजूद हूँ। सबसे बड़ा टीकाकरण का केंद्र है, लेकिन यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। काफ़ी उहापोह मची हुई है। लोग जो हैं बार बार उठ कर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने सवालों का समाधान चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें बैठने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो बैठ नहीं रहे हैं क्योंकि दिक्कतें पेश आ रही हैं। बहुत सारे लोग यहाँ जब घंटों इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें पता चल रहा है कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। सुबह में 6 बजे से हम आए हैं। अच्छा, ये लाइन में खड़े थे, हमको नंबर भी दे दिया। बाद में आप बोलते 45 डेज के बाद हमको आपको देंगे। सुबह 7 बजे से मैं आया हूँ, अभी बोलते हैं कि 45 दिन के बाद कोई वैक्सीन मिलेगी दूसरा डोज। ये टोकन इनको दे दिया गया है। कई घंटों के इंतजार के बाद में इन्हें पता चल रहा है कि इनको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। आप समझ सकते हैं कि क्या है हाल यहाँ पे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लोग वैक्सीन के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। एक तो वैक्सीन की किल्लत, ऊपर से उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिल रही। इस वक्त हम हैं मुंबई के मुलुंड इलाके में और इस इलाके में हमने 4 वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया, लेकिन किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त वैक्सीन मौजूद नहीं है। यही कारण है कि लोग परेशान हैं। इस वक्त जिस केंद्र पर हम हैं, यहाँ पर कई सारे सीनियर सिटीजन आए हुए हैं, कई लोग जो 18+ के हैं वो आए और चले गए, लेकिन किसी को ठीक से जानकारी नहीं है कि वैक्सीन है नहीं है। सेकेंड डे 4 बार आया, हमको ये दिखाया, उसने बोल रहा ये नहीं बोला, एक आदमी को दिखाया के इंजेक्शन किया। अभी तक ये बंद है, 4 दिन चालू हुआ फिर बंद हो गया है। कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन बुकिंग करो आप, लेकिन ऑनलाइन पे कोई भी स्लॉट नहीं खुल रहा है, न कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें। जम्मू में 18+ वाले लोगों के लिए फिलहाल 5 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन टीका सिर्फ एक ही केंद्र पर लग रहा है और वहां भी अधिकांश लोग खाली हाथ लौटने को मजबूर है। जम्मू में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए 5 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे। उन 5 में से सिर्फ एक वैक्सीनेशन सेंटर में इस समय वैक्सीनेशन हो रही है और उस वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हम मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए कि लोग जो हैं, खासतौर पर युवा जो हैं, वो भारी संख्या में यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच रहे हैं, लेकिन जो बाकी वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पर लोगों को दिक्कत आ रही है कि उन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। जो बाकी 4 वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीनेशन मुहैया नहीं हो रही है क्योंकि उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहा और बाकायदा वहाँ पर जो है वो बंद पड़ा हुआ है। जिस वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हम मौजूद हैं ये कनाल रोड में है। यहाँ पर आप देखिए युवा ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। आलम यह है कि जो बाकी जो 4 सेंटर हैं वो बंद पड़े हुए हैं। हालांकि जो 45 से ऊपर के जो लोगों हैं उनको जो बाकी जगह पर जो वैक्सीनेशन हो रही है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है, लेकिन दिक्कत आ रही है 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए। शुरुआत में टीकाकरण में सबसे आगे रहने वाले राजस्थान में भी अब वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमे हो चुकी है। वैक्सीन की कमी के कारण कई केंद्रों के बंद होने की नौबत आ गई है। राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम जोरों से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वैक्सीन की कमी सरकार के लिए परेशानी का सबसे बड़ा सबब बनी हुई है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए तो जैसे तैसे सरकार वैक्सीन कंपनी से सीधा खरीद रही है, लेकिन जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं
उनके लिए वैक्सीन की अब गिना चुने ही डोज बची हुई है और उन्हें लगाने के लिए भी यहाँ पर इस तरह से एक लंबी कतार आपको नज़र आ जाएगी। हालांकि यहाँ पे जो है उन्हें जिनका 45 साल से ज़्यादा उम्र है उनको साफ कह दिया गया है कि आपको दूसरा डोज तभी लगाया जाएगा जब पहला डोज लगाने का 45 दिन कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे में कई लोग यहाँ पर लाइन पे भी लगते हैं और उन्हें मायूस होकर भी जाना पड़ता है। कोई व्यवस्था है नहीं, कोई और यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं है कि 45 के ऊपर लग रहे हैं, 45 दिन बाद लगेंगे, 20 दिन बाद लगेंगे। कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, न कोई डॉक्टर यहाँ के, न किसी ने कुछ आके कहा है। यहाँ आने के बाद 3 घंटे बाद कहते ये नहीं लगेगा। कोरोना कवच के लिए पूरा देश बेचैन है और ये बेचैनी सियासत में भी साफ दिख रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि वो राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दे रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां सरकार के दावों को झुठला रही हैं। वैक्सीन के बारे में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि करीब 17.01 करोड़ डोजेज देश में वैक्सीन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फ्री सप्लाईज के रूप में स्टेट्स को प्रोवाइड की गई हैं। केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक आदमी को 2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। कॉमर्शियल लायबिलिटी है, उसमें गवर्नमेंट प्रोक्योर करके विदेश नहीं भेजती है, उसमें बुकिंग एडवांस में होती है, एडवांस पेमेंट कंपनीज को हुई है तो कंपनीज ने भेजी है। मैं सिर्फ इतना गुहार करूंगा अरविंद जी, मनीष जी, वोट की राजनीति बाद में होती रहेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता तय करेगी। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच दिल्ली समेत कई राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर जारी करने की बात कर रही हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर महाराष्ट्र में अब भी कोरोना संक्रमण और महामारी से होने वाली मौत का आंकड़ा देश में सबसे बड़ा है। यही वजह है कि सरकारों के तमाम आश्वासन के कारण प्रवासी मजदूर शहर छोड़कर गांव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो गांव से वापस शहर लौटने को मजबूर हैं। जिन्हें शहर ने दुत्कारा उन्हें गांव ने भी नहीं स्वीकारा। जेब खाली थी, बीबी बच्चों की रोटी जुटानी थी, लेकिन अपनी मिट्टी भी इसकी मुकम्मल गारंटी नहीं दे सकी। ये दास्तान है उन प्रवासी मजदूरों की जिनकी बेबसी, घुटन और लाचारी की तस्वीरों ने पिछले साल पूरे देश को रुलाया था। लेकिन इनकी कहानी कोरोना की दूसरी लहर में भी वही है जो पहली लहर में थी, यानी लॉकडाउन में किसी तरह घर की ओर भागे, लेकिन भूख नहीं मिटी तो फिर शहर की तरफ दौड़ पड़े। इस वक्त हम मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर हैं और यहाँ पर एक ट्रेन पाटलिपुत्र से आई है और आप देखिए कि ये स्पेशल ट्रेन है, लेकिन जो संख्या होनी चाहिए यात्रियों की उस तरह की संख्या नहीं है। लेकिन पहले की अगर बात करें तो पहले एकदम से बहुत से कम लोग आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो यूपी बिहार में मजदूर गए थे, चूँकि वहाँ पे भी कोरोना का प्रहार ज़्यादा है, इसलिए लोग अब लौटने लगे हैं। कुछ लोग ज़रूर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग नहीं आ रहे हैं। आप देखिए कि एक पूरी ट्रेन आई है, लेकिन जितनी संख्या लोगों की होनी चाहिए उतनी संख्या में लोग नहीं आए हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं और कहाँ गए थे। ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी से। यूपी का? इलाहाबाद से जी। तो आपका ट्रेन खाली था कि भर के आया? नहीं, ट्रेन नॉर्मली आया, भर के आया। नॉर्मली आया जी। तो टेस्ट करा क्या है कि नहीं? टेस्ट करा क्या है? क्या करते हैं? वर्क। तो ट्रेन खाली थी कि भरी हुई थी? सर खाली थी। आपको लगता है कि जितना पहले भर के आते थे उतना आ रहे हैं लोग? फिलहाल मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर रोजाना करीब 2200 लोग उत्तर भारत से आ रहे हैं, जिनमें अधिकांश प्रवासी मजदूर हैं। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो करीब 20,000 लोग रोजाना यहां उत्तर भारत से आ रहे हैं। और क्या पप्पू यादव को राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में पड़े एम्बुलेंस दिखाना महंगा पड़ गया है? क्या नीतीश सरकार पप्पू यादव के खिलाफ बदले की कार्रवाई अब कर रही है? 32 साल पुराने मामले में रात के अंधेरे में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है।
रात के अंधेरे में अपने नेता की गिरफ्तारी से भड़के समर्थक हाईवे पर हंगामा करने लगे क्योंकि वो इसे बदले की कार्रवाई मान रहे थे। बिहार पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार कर पटना से मधेपुरा ले जा रही थी, तभी हाजीपुर में उनके समर्थकों ने पासवान चौक पर बैरिकेडिंग लगा दी, पुलिस के काफिले पर हमला कर दिया। पप्पू यादव के समर्थक गाड़ियों के आगे लेट गए तो कुछ पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, जमकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस के काफिले को हाजीपुर से निकलने में नाकों चने चबाने पड़ गए क्योंकि पप्पू यादव के समर्थक ये मानकर चल रहे थे कि उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो कोरोना काल में सरकार की नाकामियों की पोल खोल रहे थे, निजी अस्पतालों की लूट का विरोध कर रहे थे, नेताओं की नीयत पर सवाल उठा रहे थे, उसके सबूत भी पेश कर रहे थे। 32 साल पुरानी किडनैपिंग के एक मामले में गिरफ्तार पप्पू यादव को आधी रात को मधेपुरा लाया गया। आधी रात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। पप्पू यादव ने कार में बैठे बैठे अपना पक्ष रखा, लेकिन प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी ने फिर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बीरपुर जेल भेज दिया। पप्पू यादव भले ही जेल में हो, लेकिन उनके समर्थक अब भी सड़कों पर हैं। गया के गांधी मैदान में पप्पू यादव के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और नीतीश सरकार को चेतावनी भी दे डाली। जेल भेजे जाने के बाद पप्पू यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। जेल में सुविधाओं की कमी और अपनी बीमारी का हवाला दिया तो नीतीश कुमार को ललकारने में भी पीछे नहीं रहे। पप्पू यादव ने ट्वीट किया, एक बात गांठ बांध लीजिए, जब कोरोना महामारी में लोगों के बीच जाने से मरने की बात से नहीं डरा तो आपके जुल्म से क्या झुकूंगा। मैं, मेरे साथी और मेरा परिवार न डरा है और न ही डरेगा। बीजेपी को तो उसकी औकात दिखा चुका हूं। आप अपनी कुर्सी की चिंता कीजिए, जिंदगियां बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस की पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने भी पप्पू की गिरफ्तारी को सत्ता का अहंकार करार दिया। रंजीत रंजन ने ट्वीट किया, नीतीश जी, कल पूरे दिन रात जो आपको प्रशासन ने पटना से मधेपुरा फिर वहां से वीरपुर तक पप्पू यादव जी के साथ जो ड्रामा किया है वो देख रहे हैं। उन्हें मेडिकल फैसिलिटी अभी तक नहीं मिली है। एक और ट्वीट में रंजीत रंजन ने नीतीश कुमार को चेतावनी दी कि अगर पप्पू यादव जेल में कोरोना पॉजिटिव हुए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रंजीत रंजन ने लिखा, नीतीश जी, पप्पू जी कोरोना नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव हुए तो आपको इस साजिश में शामिल 4 लोगों एवं एम्बुलेंस चोरों को सीएम आवास से निकाल बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम रंजीत रंजन नहीं। बिहार के सारण में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद फंड से खरीदे गए एम्बुलेंस को दिखाने के बाद से बिहार पुलिस पप्पू यादव के पीछे पड़ी थी। मंगलवार सुबह उन्हें लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया और सियासी बवाल बढ़ने पर शाम को छोड़ दिया गया, लेकिन शाम ढलते ही उन्हें पुलिस ने 32 साल पुराने मामले में फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया है। हाजीपुर से अभिषेक कुमार के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।